माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चंद्रयान 3 के बारे में हमने बात की थी। 23 अगस्त 2023 को किस तरीक़ा से इसरो ने इतिहास रच दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर जहाँ तक आज तक कोई कंट्री नहीं पहुँच पाया, वहाँ तक हमने अपना रोवर को उतार दिया और ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बन गया। और इसलिए इसरो का ये जो सक्सेस था उसका जश्न जो है पूरा इंडिया में मनाया गया। लेकिन इसरो यहाँ रुकने वाला नहीं था। इसरो ने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इसी पार्टी में आगे जो है हमारा आदित्य L1 मिशन फिर लॉन्च हो गया सितंबर 2 को। वैसे तो 4-5 दिन हो गए आदित्य L1 को लॉन्च हुए और आपने काफ़ी सारी जानकारी भी इकट्ठा कर ली होगी। मैंने खुद ही YouTube पर काफ़ी ऐसे वीडियोस देखे जिसमें बताया गया कि आदित्य L1 और चंद्रयान 3 के बाद किस तरीक़ा से पाकिस्तान बौखला गया है, चीन किस तरीक़े से नतमस्तक होने को तैयार है। तो ये पूरा मसाला वाला जो आप जानकारी आपके पास है, इससे थोड़ा सा इतर होके हम जानेंगे एक्चुअल बात आदित्य L1 के बारे में। रियल चीज़ क्या है, टेक्निकल इसका क्या है, टेक्निकलिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में। देखिए, आदित्य एक संस्कृत वर्ड है, आपको पता होगा, जिसका मतलब ही होता है सूरज। तो आदित्य L1 जो है वो सन को या सन के बारे में स्टडी करने से जुड़ा हुआ मामला है। अब इसमें L1 क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, L1 जो है उसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स। देखिए, कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडीज जो है उसके बीच में काफ़ी सारे फोर्सेज लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स। लैग्रेंज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल है दो सेलेस्टियल बॉडीज़ का, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, तो अगर आप बीच में किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस पर अर्थ भी अपना ग्रेविटेशनल पुल इस तरफ लगाएगा और सन अपना ग्रेविटेशनल पुल इस तरफ लगाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट सन के ग्रेविटेशनल एरिया में आ गया तो वो सन की तरफ खींचा जाएगा, और अगर अर्थ के एरिया में आ गया तो अर्थ की तरफ खींचा चला जाएगा। इसी बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर अगर आप रख देते हैं उस सैटेलाइट को, तो वो ना अर्थ की तरफ जाएगा ना सन की तरफ जाएगा। वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगभग बराबर हो जाता है, और ये उसी पॉइंट के अराउंड जो है चक्कर लगाने लगता है सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट। तो L1 जो है वही ऐसे 5 पॉइंट्स होते हैं किसी भी दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में। जैसे अर्थ और सन के बीच में भी अगर आप देख रहे हैं तो ये L1 है, ये L2 है और ये हमारा L3 है। सन के इस तरफ एक L4 होता है और एक L5 होता है। 5 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप किसी सैटेलाइट्स को वहाँ पर अगर आप पार्क कर दें तो वहाँ पर वो उसी पॉइंट के अराउंड सैटेलाइट आपका स्टेबल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आदित्य L1 जो हमारा सैटेलाइट है वो L1 के पास ही क्यों जा रहा है। देखिए, इसके पीछे 3 वजह है, 3 फ़ायदे हैं अगर आप किसी भी सैटेलाइट को L1 पर भेजते हैं। पहला बात तो ये कि हमारा जो आदित्य L1 यहाँ पर जाएगा तो वो लगातार 5 साल का इसका मिशन है। लगातार 5 साल तक ये सन को अनइंटरप्टेडली देख पाएगा। तो अनइंटरप्टेड व्यू आपको सन को मिलेगा लगातार 5 साल। अनइंटरप्टेड क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है और ये आपका सन है। तो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो आप सन को नहीं देख पाते हैं, उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स की स्थिति में आप अर्थ से सन को नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप टेलीस्कोप से सन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन L1 पॉइंट जो है ये मून्स के पॉइंट से बियॉन्ड है। मून हमारा जो चंद्रयान 3 गया था वो लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर, लेकिन हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो 15 लाख किलोमीटर का फासला तय करेगा। अर्थ और सन के बीच में वैसे तो 15 करोड़ किलोमीटर है डिस्टेंस, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन आदित्य L1 पॉइंट जो है वो 15 लाख किलोमीटर ही है। यानी अर्थ और सन के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है उसका सिर्फ 1% हिस्सा जो है आदित्य L1 तय करेगा और वहाँ से ऑब्जर्व करेगा सन को लगातार 5 साल। तो इसमें फ़ायदे की हम बात करते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आदित्य L1 जो है ये इस L1 पॉइंट से क्या फ़ायदा होगा कि आप सन को लगातार 5 साल तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि सोलर इक्लिप्स का यहाँ चक्कर नहीं है, क्योंकि हम मून के बियॉन्ड जा चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप
देखो सन को ऑब्जर्व तो हम कई सालों से कर रहे हैं, हज़ारों साल से टेलीस्कोप से। सन का स्टडी तो अर्थ से भी हो सकता था, तो फिर स्पेस में जाने की क्या ज़रूरत है? जाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सन से जो रेडिएशंस निकलते हैं, काफ़ी सारे रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण वो रेडिएशन अर्थ पर पहुंच ही नहीं पाते। जैसे अल्ट्रा वायलेट रे, वो जो है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर उसके ऊपर ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वो हमारे पास नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे रेज़ को आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे जो रेडिएशंस हैं, जो रेज़ हैं, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन आदित्य L1 पर अगर आप आदित्य L1 क्या होगा, ये सारे ऐसे रेडिएशंस को समझ पाएगा, उसको ऑब्ज़र्व कर पाएगा। तो हमारा जो सन के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा डीप होगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि अगर आप L1 पॉइंट पर चले जाते हैं तो ये स्टेबल पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को पार्क करते हैं, किसी सैटेलाइट को, तो आपको बार बार उसको मैन्यूवर करके इस पॉइंट पर लाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अगर आप किसी भी पॉइंट पर भेज देंगे तो वो क्या होगा, या तो अर्थ की तरफ खींचा जाएगा या सन की तरफ खींचा चला जाएगा। बार बार आपको उसको मैन्यूवरिंग करके बार बार उसी पॉइंट पर खींचना पड़ता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लगता है। अगर आप ऐसे पॉइंट्स पर भेजते हैं सैटेलाइट्स को तो आपको बार बार वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि फ्यूल इफ़िशियंट हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम काफ़ी कम फ्यूल में आपका काम चल जाएगा। तो 3 फ़ायदे हैं L1 पॉइंट के। ये तो हो गया L1 पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ का क्या फ़ायदा है। अब समझते हैं आदित्य मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसरो क्या दिखाना चाहता है। क्या 15 लाख किलोमीटर जाके हम ये पाकिस्तान और चीन को बताना चाहते हैं कि देख लो भाई 15 लाख किलोमीटर तक हम बम पटक सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए सन को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारा पूरा यूनिवर्स ही है, उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, करोड़ों अरबों खरबों स्टार्स हैं। उसमें जो सन है वो सबसे नज़दीक वाला स्टार है। तो अगर हमको स्टार को समझना है तो सन को अगर हम समझने में सफल रहें तो बाकी सारे स्टार्स के बारे में भी हमें मोटा मोटी जानकारी समझ में आ जाएगी। दूसरी बात कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा जो मोबाइल इंटरनेट सिस्टम है, ये सारा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। और सोलर जो सन है हमारा, सन से आपको पता है काफ़ी सारे रेडिएशंस जो निकलते हैं, और ख़ास करके जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं या सोलर विंड्स निकलते हैं, वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि सैटेलाइट्स का जो पूरा सिस्टम है उसको ख़त्म कर सकते हैं सेकेंड में। लेकिन ये जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं या सोलर विंड्स निकलते हैं, इसका निकलने का एक पैटर्न होता है जो अभी भी हमें पता नहीं है। ये क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, कितना ड्यूरेशन पर निकलता है, किस इंटेंसिटी में निकलता है। अगर इन बातों को हम समझ पाएँ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम अपने सैटेलाइट्स के लिए डेवलप कर सकते हैं, जिससे अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद होने वाला हो तो हम अपने सैटेलाइट को सिक्योर सेफ कर पाएँ, जिससे हमारा नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा मोबाइल इंटरनेट सर्विस और जो भी सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं उसको हम बिना किसी डिसरप्शन के लगातार चला पाएँ। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर इंडिया ऐसा करने में सफल होता है तो एक काफ़ी सिक्योर हो जाएगा हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम और जो भी हमने सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज की बात की। उसके बाद एक बहुत बड़ा रहस्य जो है वो आदित्य L1 मिशन उससे उस पर्दे को खोल सकता है। पहली बात ये कि आप समझिए कि ये हमारा सन का सरफेस है, और आपको पता है कि जो स्टार्स हैं उसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एक्सप्लोजन होते रहता है। तो जहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, जो आप जो सन देखते हैं तो वो ब्राइट स्टार दिखता है, आपको पीला पीला दिखता है, लाल लाल दिखता है, वो जो है वो ओरिजिनल सन है। लेकिन सन के अराउंड जो आपको थोड़ा सा जो सन के अराउंड हेलो वाला एरिया दिखता है, जो धुंधला थोड़ा दिखता है, वो सन का एटमॉस्फेयर है, जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, ये सन का एटमॉस्फेयर है, या इसको क्रोमोस्फेयर भी बोला जाता है। आपको जान की बड़ी हैरानी होगी कि जहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है सन के सरफेस पर, जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वहाँ का टेम्परेचर मात्र 55,000 डिग्री सेल्सियस, 55,000 डिग्री सेल्सियस। और ये जो सन का एटमॉस्फेयर है जो कोरोना है,
वहाँ का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख डिग्री सेल्सियस। आज तक साइंटिस्ट्स को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है वहाँ टेम्परेचर कम, और जहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है वहाँ से काफ़ी दूर है वो एटमॉस्फेयर, वहाँ पर टेम्परेचर कई गुना बढ़ा, कई गुना ज़्यादा। ऐसा क्यों? तो आदित्य L1 मिशन इस बात को भी समझने का कोशिश करेगा। 5 साल का ये मिशन है ऑफ कोर्स। अभी तो आदित्य L1 हमारा जो है वो धरती के ही ऑर्बिट में 16 दिन काटेगा। 16 डेज़ के बाद वो फिर अपना मिशन तक जाने, L1 जाने में इसको लगभग 110 डेज़ लगेंगे। तो लगभग ये 130 दिन 126 दिन का ये पूरा सफ़र है आदित्य L1 का। उसके बाद ये 5 साल तक लगातार सन को स्टडी करेगा। अगर आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल रहा तो हम सन के बारे में काफ़ी सारे रहस्य जो हैं उसको समझने में हम काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। देखिए, इंडिया पहला कंट्री नहीं है जो सोलर एक्सप्लोरेशन कर रहा है, सन को समझने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, आपका नासा, सारे जो अपने स्पेस एजेंसीज हैं सब ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की है। ठीक है, इंडिया का आदित्य L1 मिशन अपने आप में एक बहुत ही सफल होगा अगर, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त उपलब्धि होगा इसरो के लिए, और हमारे इंडिया के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैंने बताया किस तरीक़ा से हमारा सैटेलाइट्स वगैरह जो है सोलर फ्लेयर, सोलर रेडिएशन के कारण ख़तरे में हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है आदित्य L1 के बारे में।